अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक और ये है साइक्लिक प्रोसेस। तो देखो बच्चों, साइक्लिक प्रोसेस मींस द प्रोसेस इन विच सिस्टम गोज इनटू डिफरेंट थर्मोडायनामिक स्टेट्स एंड फाइनली रिटर्न्स बैक इनटू इट्स इनिशियल थर्मोडायनामिक स्टेट, सो इट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। समझ गए बच्चों कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम अपनी डिफरेंट थर्मोडायनामिक स्टेट से होता हुआ फिर कहाँ आ जाता है, अपनी इनिशियल थर्मोडायनामिक स्टेट में। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि ये है एक गैसीय सिस्टम जिसमें वॉल्यूम है V1। सपोज गैस का एक्सपांसन हुआ और वॉल्यूम चेंज हो गया V2। अब V2 से फिर एक कॉन्ट्रैक्शन हुआ और V2 से सिस्टम अपनी V1 स्टेट में आ गया, मतलब V2 से वॉल्यूम V1 वॉल्यूम में आ गया। तो यहाँ पर एक्सपांसन हुआ, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और जितना एक्सपांसन हुआ था उतना कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो सिस्टम पहले गया V2 तक, वॉल्यूम चेंज किया, फिर V2 से फिर V1 में आ गया। तो वॉल्यूम वही का वही आ गया, मतलब सिस्टम में जो प्रोसेस चला उसमें सिस्टम अपनी एक चेंज हुआ एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन द्वारा अपनी फिर इनिशियल स्टेट में आ गया। तो ये एक क्या चला, एक साइक्लिक प्रोसेस। आप देखते हैं कि जो व्हीकल्स होते हैं, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स जो है, उनमें आप देखोगे जो पिस्टन या सिलेंडर होता है उसमें पिस्टन लगा होता है, और जब चलता है ऑटोमोबाइल, जब सिस्टम चलता है व्हीकल, तो उसमें एक साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है। पिस्टन जो है आगे पीछे एक रिवर्सिबली चलता रहता है, तो वो भी एक क्या है, साइक्लिक प्रोसेस। एयर कंडीशनर में देखें तो वहां पर भी एक साइक्लिक प्रोसेस होती है। गैस का रिवर्सिबल क्या चलता रहता है, साइक्लिक प्रोसेस। रेफ्रिजरेशन में साइक्लिक प्रोसेस होता है। तो इस तरह के प्रोसेस जिसमें सिस्टम डिफरेंट स्टेट्स में तो जाता है लेकिन फाइनली अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाता है, तो ऐसे प्रोसेस कहलाते हैं बच्चों क्या, एक साइक्लिक प्रोसेस। इसमें आप देखोगे कि ये रिवर्सिबल नेचर के हैं, आगे पीछे अपने आप स्पॉन्टेनियस चलते रहते हैं, पहली बात। दूसरा होता है कि जो स्टेट फंक्शंस हैं उनमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आएगा, मींस उनकी इनिशियल और फाइनल स्टेट तो सेम है। तो डेल्टा ई, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी, ये जो स्टेट फंक्शंस हैं, ये जो डेल्टा इनमें चेंजेस हैं वो जीरो रहेंगे। क्यों? क्योंकि सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है बच्चों, सेम है। अब आते हैं कि ऐसा प्रोसेस अगर चलता है तो इस प्रोसेस में वर्क क्या होगा अगर सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आप जाएंगे तो डेल्टा ई इक्वल टू है Q प्लस W। डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी चेंज है। यहां पर चूंकि सिस्टम में अभी आपको बताया है कि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम थी, तो डेल्टा ई तो जीरो हो गया। तो डेल्टा ई जीरो तो मींस कि जीरो इक्वल टू Q प्लस W, से W इक्वल टू माइनस Q, मींस जो एनर्जी या हीट एब्जॉर्ब होगी सिस्टम में, वही उसका टोटल किसमें कन्वर्जन होगा, वर्क में। मींस एक आइडियल प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस की। टोटल हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द वर्क डन बाय, ठीक है, सिस्टम इन प्रोसेस। मतलब प्रोसेस में जो भी वर्क हो रहा है वो और जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो बराबर होगी। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो इंजन होता है उनकी एफिशिएंसी 100% हो कि टोटल जितनी एनर्जी है वो वर्क में चेंज हो और उसके सिस्टम के चारों तरफ, उसके एटमॉस्फेयर में या सराउंडिंग में कोई एनर्जी चेंज ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। कार्नोट साइकिल इसी को लेकर जो है ऑपरेट किया गया और उसमें भी पाया गया कि जो इंजन की एफिशिएंसी है वो 100% नहीं आती। लेकिन हमें थ्योरेटिकल यहाँ ध्यान रखना है। तो यहाँ तक बात समझ गए होगी, आप इसे नोट करें। अब हम आते हैं कि एक साइक्लिक प्रोसेस चलती है, तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या वर्क भी जीरो होगा? तो नो, क्योंकि यहाँ पर केवल स्टेट फंक्शंस, उनमें चेंज जीरो होगा। वर्क एक पार्ट फंक्शन है और पार्ट फंक्शन होने के कारण वहां पर जो प्रोसेस चले हैं वो किस तरह से चले हैं, उनमें क्या वर्क हुआ है, उनसे मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि जितना कॉन्ट्रैक्शन वर्क हुआ उतना एक्सपांशन वर्क हो, तो टोटल वर्क साइक्लिक प्रोसेस में जीरो हो सकता है एक आइडियल कंडीशन में। तो यहां पर ख्याल रखना है कि टोटल वर्क इन साइक्लिक प्रोसेस, ओके, is equals to sum of all works done in all steps
स्टेप्स ऑफ प्रोसेस। ध्यान रखना बच्चों कि जितने भी प्रोसेस हुए हैं सिस्टम के, सपोज हम ये कहें कि यहां से पिस्टन यहां और फिर यहां तक गया, तो यहाँ एक्सपेंशन, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ, तो ये W1 है, ये W2 है, ये W3 है, ये W4 है। तो टोटल प्रोसेस में कितना वर्क हुआ, तो हम लिखेंगे W टोटल इज इक्वल टू W1 प्लस W2 W3 प्लस W4 एक्सेट्रा जितने भी हैं। अब ये वर्क निगेटिव पॉजिटिव किस तरह के हैं उस हिसाब से टोटल वर्क आता है। टोटल अगर एक्सपांशन वर्क पॉजिटिव है और एक्सपांशन वर्क जो है निगेटिव है और कॉन्ट्रैक्शन वर्क पॉजिटिव है और ये दोनों वैल्यू बिल्कुल अपोजिट हो जाए तो जो नेट वर्क होगा वो तो जीरो होगा, लेकिन प्रोसेस में वर्क तो हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से Q इक्वल टू जो टोटल आएगा वो Q1 Q2 Q3 Q4 इस तरह से ऐड कर ले। हम या तो Q का कैलकुलेशन कर लें या W का, बिकॉज कि इन साइक्लिक प्रोसेस W इक्वल टू माइनस Q टोटल। तो इस तरह से हम दोनों में से किसी एक का कैलकुलेशन इजी कर सकते हैं और इसके लिए हम Q का कैलकुलेशन करें तो बहुत इजी होगा, क्योंकि Q का आइसोथर्मल कंडीशन में रिलेशन अगर आप यहाँ पे एक बार बता दूं मैं आपको कि किस तरह से, जैसे आप Q इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log V2 अपॉन V1 या माइनस 2.303 P1 V1, ठीक है, log V2 अपॉन V1, ये किसके लिए बच्चों कि ये किस कंडीशन में होगा, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन में। ओके, दूसरा होगा कि अगर आप आइसोकोरिक प्रोसेस में जाएंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस में तो वर्क तो जीरो है लेकिन Q तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना, NCV T2 माइनस T1 से। ओके, आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस में तो Q कैलकुलेट होगा NCP T2 माइनस T1। Cp और Cv के गैसियस आइडियल गैस क्या है उनके लिए रिलेशन ले सकते हैं, मोल्स कितने हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, ठीक है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, इन प्रोसेस में हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हम वहां जाएंगे, इसके अलावा अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस अगर कहीं आती है तो हम जानते हैं कि वहां पर जो Q है वो भी क्या होगा, NCV T2 माइनस T1 और Q इक्वल टू NR गामा माइनस 1 T2 माइनस T1, इनसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि वहां Q और W तो बराबर होते हैं। तो हम साइक्लिक प्रोसेस जो लेंगे उनमें हमें ये देखना होगा कि प्रोसेस में कौन सा जो कर्व है या ग्राफ है वो किस प्रोसेस को शो करता है और उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। उस कंडीशन में हम Q का कैलकुलेशन करेंगे और फिर फाइनली आपसे पूछा गया कि टोटल वर्क क्या है तो Q कैलकुलेट कर लें या वर्क, और फिर इस रिलेशन से आप फाइनली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल वर्क। तो अब हम 2 क्वेश्चंस लेंगे जिनमें हम इस तरह के कैलकुलेशन करके देखेंगे। तो ओके, तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, आपको एक क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है कि 2 मोल्स ऑफ परफेक्ट गैस अंडरगो फॉलोइंग साइक्लिक प्रोसेस। ओके, ये प्रोसेस है कि रिवर्सिबल आइसोबैरिक प्रोसेस 1 atm 20 लीटर से 1 atm 40 लीटर तक चेंज हुआ। दूसरा है रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस 1 atm से 40 लीटर 0.5 atm 40 लीटर तक, वॉल्यूम कांस्टेंट है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ 0.5 atm 40 लीटर से 1 atm 20 लीटर तक। तो आपको स्केच लेवल डायग्राम, कैलकुलेट टोटल वर्क एंड ये। तो सबसे फर्स्ट हम तो आएंगे इसके आंसर में लेवल डायग्राम। हमें पीवी के लिए दिया है, पीवी आइसोथर्म है ये, तो हम यहाँ ले लें P और यहाँ ले लें V। ओके, हम एक देखते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट है 1 atm 20 लीटर 1 atm 40 लीटर। सपोज हम ये इस तरह से ले लें। ओके, यहाँ से ये हो गया A, ये हो गया B। इसके करस्पॉन्डिंग में हम यहाँ पर वॉल्यूम देखें कितना है 20 लीटर, और इसके करस्पॉन्डिंग में जो वॉल्यूम दे रखा है गैस का और वो है कितना 40 लीटर। फिर कह रहा है रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस 1 atm 40 लीटर टू 0.5। अब ये कह रहा है कि आपको यहाँ से यहाँ तक आइसोकोरिक कंडीशन में चलना है। यहाँ पर जो प्रेशर है वो है 1.0 atm। हमें प्रेशर कहाँ तक लाना है,
यहाँ तक कि 0.5 ATM। ओके, ये हो गया ABC। अब ये कह रहा है तीसरा है रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन 0.5 ATM 40 लीटर से 1 ATM। तो यहां से ऐसा एक ये वाला हो जाएगा कि 40 लीटर से 20 लीटर तक 0.5 ATM से 1 ATM। अब हमें इनके पहले तो नेम देने हैं कि कौन सा क्या प्रोसेस है। तो देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ आप देखें टेम्परेचर। तो A से B, ध्यान रखें आप कि जो A से B है ये क्या हो गया बच्चों, आइसोबैरिक, ठीक है, और एक्सपांशन। ओके, फिर B से C में जाए आप, तो ये हो गया आपके पास क्या, इसको देखेंगे तो ये है आइसोपोरिक। ओके, आइसोपोरिक। और आप यहां से देखेंगे कि प्रेशर जो है 1 ATM से 0.5, तो ये भी एक क्या है, एक्सपांशन, प्रेशर कम हुआ है। आइसोपोरिक एक्सपांशन क्यों बोलूंगा मैं, क्योंकि 1 ATM से 0.5 ATM, तो वॉल्यूम एक प्रकार से वॉल्यूम तो चेंज नहीं हुआ, आइसोपोरिक प्रोसेस ही बोलेंगे हम इसे। ओके, फिर आ जाते हैं हम C से A। तो इसने कहा है कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो ये है यहां पर क्या लिखा है बच्चों, रिवर्सिबल आइसोपोरिक प्रोसेस। ओके, ये है आइसोथर्मल, ठीक है, और कंप्रेशन, ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है। ओके, अब हमें इन 4 प्रोसेस में वर्क कैलकुलेट करना है C to E। तो पहले आप इतना बना लें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं इनमें वर्क की कैलकुलेशन करनी है। यहां तक आप लेवल डायग्राम समझ गए। ये एक आइसोपोरिक प्रोसेस में, इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, तो इसलिए ना तो कंप्रेशन बोलेंगे और ना ही एक्सपेंशन, ये केवल एक आइसोबैरिक चेंजेस। अब हम आ जाते हैं यहां पर वर्क की कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो बच्चों, ये है ATM प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो हम जानते हैं कि रिलेशन लगेगा W P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ओके, हम यहां पर आ जाए तो माइनस P एक्सटर्नल, तो ये हो गया 1 ATM प्रेशर, V2 कितना है बच्चों, 40 माइनस 20 लीटर, तो ये हमारे पास आ गया 20 लीटर ATM। ये हो गया W1। कौन सा वर्क हो गया बच्चों, A to B, फर्स्ट वर्क कैलकुलेट कर लिया। अब हम आ जाते हैं B से C, WB से C, क्योंकि ये आइसोपोरिक प्रोसेस है बच्चों। ओके, और आइसोपोरिक प्रोसेस में जो W वर्क है, ठीक है, B से C, ये तो हो गया क्या, 0। ओके, ये आइसोपोरिक प्रोसेस है, इसमें वर्क हो गया 0, तो W ये हो गया। अब हम आ जाते हैं B से C से A, आइसोथर्मल कंप्रेशन है, 1 मोल गैस है, तो इसका अब यहां पर ध्यान से देखें, टेम्परेचर तो दे नहीं रखा, तो आप एक रिलेशन जानते हैं कि W -2.303 nRT log, हम यहां से ले लें कि हमारे पास फाइनल है BA और इनिशियल था BC, कंप्रेशन ले रहे हैं। अब nRT ये भी होता है क्या बच्चों, PV, P1 V1 लेना होगा हमें यहाँ पर, तो W -2.303 P1 V1। ओके, nRT हट गया और log यहाँ हो जाएगा VA अपॉन BC, तो W -2.303 इंटू, हमें लीटर ATM में ही लाना है वर्क, तो यहाँ पर P1 देखो बच्चों कि कितना है, P1 0.5। ओके, V1 कितना हो गया बच्चों, 40, और log, और ये है आपके पास जो लास्ट वॉल्यूम है वो है 20, और ये कितना हो गया 40, या हम W 2.303 इंटू यहाँ हो जाएगा 20 log। अगर हम इसे पॉजिटिव या ऐसा कर दें, W को हम पॉजिटिव मतलब इसको 40 अपॉन 20, तो log 2 हो जाएगा। मैंने इसको ऐसा कर दिया बच्चों, एक बार अच्छे से समझ लो आप, ऐसा, तो W 2.303 इंटू 20 log क्या हो गया अब आपके पास 2, और आगे आ जाए 2.303 इंटू 20 इंटू 0.5
13.3010। तो देखो ये W कितना आता है, इसको कैलकुलेट करो आप। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास 1386, ये आया है 1386 लीटर ATM। यहां तक आप नोट कर लें पहले। अब हम आ जाते हैं कि टोटल वर्क कितना हुआ। तो देखो अभी मैंने आपको बताया था, यहां तक हो गया, आपके पास एक वर्क था ये और एक वर्क है ये। अब हम यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर चूंकि एक्सपांशन हुआ था तो वर्क गैस के द्वारा हुआ नेगेटिव, यहाँ कंप्रेशन हुआ है तो वर्क सिस्टम के ऊपर हुआ है इसलिए पॉजिटिव, ये आइसोकोरिक था इसलिए वर्क 0 हो गया। अब मैं यहाँ पर इसका कैलकुलेशन कर दूं और आगे। ओके, तो यहाँ पर आप चलेंगे तो W टोटल इक्वल टू WAB प्लस WBC प्लस WCA। तो AB वर्क कितना है बच्चों, -20 लीटर ATM प्लस 0, BC तो 0 हो गया था, प्लस और यहाँ पर आपके पास आया 13.86 लीटर ATM। और आगे तो 20 माइनस का और प्लस 13.86 लीटर ATM, ये है टोटल वर्क। ओके, आप इसे कैलकुलेट कर लें, ये जो आ जाएगा ये हो जाएगा आपके पास -6.14 लीटर ATM। यहां तक तो साइक्लिक तो समझ में आ गया होगा कि टोटल 4 या 3 जितने भी साइक्लिक प्रोसेस में स्टेप्स चल रहे थे उसमें हमने वर्क कैलकुलेट किया और ऐड कर दिया। अब आता है कि डेल्टा E, डेल्टा H, डेल्टा S, डेल्टा G कुछ भी दे रखा हो, ये सब क्या होंगे बच्चों, 0 ऐसे प्रोसेस में। क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है। ओके, तो आप इसे नोट कर लें। अब देखो बच्चों, ये एक डायग्राम है। क्वेश्चन है कि 2 मोल मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इज टेकन थ्रू रिवर्सिबल साइक्लिक process starting from A shown as figure, the volume V upon VA2 रेशियो दे रखा है एंड रेशियो है VD upon VA4। if the temperature TA at A 27 डिग्री, कैलकुलेट टेम्परेचर एट पॉइंट B, टोटल हीट, टोटल वर्क। तो सबसे पहले तो हम इसमें देखते हैं कि कौन से जो लाइन है या कौन सा कर्व किस प्रोसेस को शो कर रहा है। तो यहाँ देखें आप, सबसे फर्स्ट है यहाँ A से B। आप A से B में देख रहे हैं कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। वॉल्यूम टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है A से B जो ये प्रोसेस है वो आइसोबैरिक है बच्चों। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट तो हम लेंगे A से B, तो ये कहलाएगा आइसोबैरिक। ओके, यहां से यहां तक का प्रोसेस चल रहा है तो ये एक आइसोबैरिक, और कौन सा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सपांशन। ओके, फर्स्ट आप समझ गए होंगे। दूसरा आ जाते हैं B से C। अब यहां देखो आप, टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन चेंज क्या हो रहा है, वॉल्यूम। तो ये जो है इसको बोलेंगे आइसोथर्मल एक्सपांशन। ओके, ये तो बात समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से। फिर आ जाते हैं C से D। आप देख रहे हैं टेम्परेचर डाउन हुआ है और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहां पर C से D कहलाएगा आइसोकोरिक, और वो क्या होगी बच्चों, कूलिंग। टेम्परेचर डाउन हुआ है, ना कि वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन है ना कोई जो है एक्सपांशन है, सिर्फ कूलिंग हुई है। और D से A में आ जाओ आप। D से A में आप देखो कि टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो यहां से D से A में आएंगे हम लिखेंगे आइसोथर्मल, और ये हो गया आपके पास क्या, कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं इनमें वर्क कैलकुलेशन करना या Q का कैलकुलेशन करना। तो सबसे फर्स्ट तो हमें टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर एट पॉइंट B में क्या होगा। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं कि आइसोबैरिक प्रोसेस होता है बच्चों। आइसोबैरिक प्रोसेस में हम यहां ले सकते हैं VA अपॉन TA इक्वल टू, यहां हो जाएगा VB अपॉन TA। ओके,
हमें कैलकुलेट करना है टीवी, तो हम लिखेंगे टीवी अपॉन, यहां पर देखो आपको क्या रेशियो दे रखा है, वी अपॉन वी ए, तो टीवी अपॉन टी ए इक्वल टू वी अपॉन वी ए। सो टीवी इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन वी ए इंटू टी ए। तो ये तो है 2, इसका रेशियो है 2, और टी ए में टेम्परेचर है 27 मींस 300 कर देंगे, तो टीवी में हो गया आपके पास 600 केल्विन। ओके, तो आपने एक तो कैलकुलेशन कर ली, पहले आप इतना नोट कर लें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं इस पूरी प्रोसेस में टोटल हीट चेंज या कितना हीट एब्जॉर्ब हुई है, तो यहां से हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, सबसे फर्स्ट आते हैं हम ए से बी में, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ Q A टू B। ओके, तो यहां देखें आप कि यहां पर टेम्परेचर चेंज हुआ है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो यहां पर जो हम कैलकुलेशन Q की करेंगे वो होगी हमारी Q A टू B इक्वल टू N CP T2 माइनस T1। आइसोबैरिक प्रोसेस में कितना हीट चेंज हुआ होगा, कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई होगी, ये कैलकुलेट। अब हम आते हैं कि आइडियल गैस के लिए आप जानते हैं कि आइडियल गैस के लिए जो Cp होती है वो है 5/2R। ओके, तो और आगे में तो QAB इक्वल टू यहाँ N कितना मोल है बच्चों, 2 मोल, Cp का हो गया 5/2 इंटू 2 इंटू यहाँ पर T2 600 माइनस 300, और आगे चले 2 से 2 कैंसिल कर दो, 10 इंटू ये कितना हो गया बच्चों। अब यहाँ पर मैंने ये 2, यहाँ पर R की वैल्यू किस में ली है, कैलोरी में। ओके, यहाँ 2 कर दिया, R की जगह कितना लिया है 2, तो ये आ गया आपके पास 3000 कैलोरी QAB। ओके, फर्स्ट कैलकुलेशन आपने कर ली ए से बी में। अब देखो बच्चों, अब हम आगे की कैलकुलेशन करते हैं। यहां मैं बता दूं ये इक्वेशन क्यों यूज किया है, क्योंकि बच्चों यहां पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, इसलिए ये रिलेशन लगेगा, ठीक है। वो प्रेशर चेंज वाला 2.303 RT, वॉल्यूम चेंज तो हो रहा है लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, तो इसलिए वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा कि W इक्वल टू माइनस 2.303 nRT, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, फिर भले वॉल्यूम चेंज हो रहा हो। तो यहाँ पर हम इसलिए ये ले रहे हैं क्योंकि यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो हम केवल टेम्परेचर के चेंज के बेस पर ये कैलकुलेशन करेंगे। इसके बाद हम आते हैं, तो आपने देखा कि ये हो गया इसका कैलकुलेशन। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन में आ जाओ, देखो यहां से B से C तक चल रहे हैं, ये है आइसोथर्मल प्रोसेस एक्सपांशन, तो W इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log, यहां पर हो जाएगा वॉल्यूम, हम देखें फाइनल क्या है VD और ये क्या है VB, तो W इक्वल टू माइनस 2.303 इंटू 2 इंटू कैलोरी में ले लें 2 T, आपके पास यहां पर देखें इनिशियल कितना था आपके B पॉइंट से, तो B पॉइंट पर कितना है बच्चों 600, और log VD अपॉन BA यहां कहीं दे रखा था 4 था, तो VD अपॉन BB या BD अपॉन VB, तो यहां जाएगा आपके पास इसका रेशियो हो जाएगा, तो VD अपॉन VB, चेंज देखें VD अपॉन VB, तो ये था VD अपॉन VB, तो इसकी वैल्यू थी आपके पास 4 थी, या मैं देख लूं अगर क्वेश्चन में मिट गई, इसमें क्या थी ये VD अपॉन VB, तो VD अपॉन VA 4 नो, तो यहां पर ये जो रिलेशन है, यहां पर आप देख रहे थे कि यहां से VD अपॉन VA तो था 4 और VD अपॉन B तो ये था 2, तो यहां हो जाएगा log 2। आप इसे सॉल्व करें तो माइनस 2.303 इंटू 4, 2 इंटू 2 इंटू 600 इंटू 0.3010, तो W इक्वल टू माइनस में आ जाएगा ये वर्क कैलकुलेट करने में, तो ये जो आया W आपका ये आया 1663 कैलोरी, तो ये आ गया 1663 कैलोरी, तो Q इक्वल टू माइनस W तो मींस माइनस
-1663 कैलोरी। तो Q इक्वल टू हो गया 1663। तो ये कौन सा हो गया बच्चों, B से C का कैलकुलेशन। ओके, तो यहां तक आ गए, 2 कैलकुलेशन आपने कर ली। अब हम थर्ड कैलकुलेशन में, तो मैं यहां लिख दूं कि आपके पास पहला Q वाला क्या आया, QAB, ये तो था 3000 कैलोरी। QBC ये कितना था बच्चों, 1663 कैलोरी। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट कैलकुलेशन आप देखो आइसोकोरिक प्रोसेस में हुआ है, C से D। तो आप यहां लिखेंगे Q इक्वल टू NCD T2 माइनस T1। कौन सा लेंगे हम यहां से, CD ये वाला। क्यों, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो N मतलब 2, CV 3/2 और T2, तो यहां पर आपका देख रहे हैं कि यहां से यहां तक, तो ये था आपका T, यहां हो जाएगा 300 माइनस 6। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां से यहां, तो ये फाइनल स्टेट है, ये इनिशियल थी। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 3/2 इंटू 2 और माइनस 300, ये कैंसिल हो गया। तो ये हो जाएगा आपके पास 6 माइनस 6 इंटू 300, तो ये हो जाएगा 800 कैलोरी। किसमें हो गया बच्चों, ये माइनस में। तो ये QCD हो गया। ओके, यहां तक बात समझ गए होगे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं D से C कैलकुलेशन, ये हटा देते हैं। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि आइसोथर्मल कंडीशन में वॉल्यूम जो है कंप्रेस हो रहा है, तो यहां पर फिर आगे लगेगा Q इक्वल टू, W कैलकुलेट करना पहले हम, -2303 nRT log VD या VA, कहां से कहां तक जा रहा है, VA से VD तक का है वॉल्यूम, मतलब यहां से यहां तक का कंप्रेशन हो रहा है। तो W इक्वल टू -2303 इंटू 2 R हो जाएगा 2 इंटू टेम्परेचर है आपके पास 300 लॉग VA से VD तक चेंज आ रहा है, VD से VA, तो यहां पर हो जाएगा 1/4, क्योंकि BD अपन BA4 है, तो ये रिलेशन आएगा कि अगर ये है 1 लीटर तो ये है 4 लीटर। तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया बच्चों, 4। इनिशियल था आपके पास BA, तो BA फाइनल, B2 फाइनल, और ये होगा, ठीक है। तो W इक्वल टू, ऐसा भी लिख सकते हैं 2.303 इंटू 4 इंटू 300 लॉग 4, और 2.303 इंटू 4 इंटू 300 ओके इंटू 2 लॉग 2, ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो 2.303 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 0.3010, यहां तक कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये आ गया बच्चों आपके पास, W आ रहा है 1663, तो Q इक्वल टू हो गया 1663। तो ये हो गया आपके पास कौन सी कैलकुलेशन हो गई, D से A। तो कुल मिला के ये कितने कैलकुलेशन हो गए आपके पास, A B C D हो गए। अब हम आ जाते हैं टोटल Q कितना हुआ। तो टोटल Q मींस Q AB प्लस Q BC प्लस Q CD प्लस Q DA। आप देख रहे हैं ये है आपके पास 3000 प्लस BC है 1663 प्लस इसके पास था -1800 प्लस, और ये है आपके पास -1663। तो Q टोटल आपको कैलकुलेट करना है कि कितना आएगा। तो Q टोटल जो है कैलकुलेट करने पर आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है 12, ठीक है, कि माइनस माइनस, तो Q की वैल्यू आ गई आपके पास, देखो यहाँ पर ये था 3 और ये है, तो ये तो क्या माइनस कर दो आप, और 3 में से ये है तो ये आ गया 1200 कैलोरी। अब यहाँ पर ध्यान रखें कि W इक्वल टू माइनस Q, तो W इक्वल टू माइनस और Q की वैल्यू आई है, ये है कैलोरी में, तो ये हो गया इसका W कैलकुलेशन। ओके, तो ये निकला इसका वर्क। बात समझ गए बच्चों, एक बार और समझ लें, D से C, A से B।
आपने कैलकुलेट किया आइसोबैरिक के लिए W = NCP T2 - T1 से ये ठीक है एक्सपांशन था, तो यहाँ पर आपने एक्सपांशन का आइसोथर्मल एक्सपांशन का रिलेशन लगाया था। यहाँ पर ये फाइनल वॉल्यूम था, ये इनिशियल वॉल्यूम था, वो दे रखा था, ये डबल है एक दूसरे के। फिर आप यहाँ से आ गए D से C, ये था आइसोकोरिक, ठीक है, कूलिंग, तो यहाँ पर आपने रिलेशन लगाया था एन, ये वाला NCV T2 - T1, इससे C D का वैल्यू निकाल लिया, और D से A, तो D और A में आप देख रहे हैं कि अगर ये 1 लीटर है तो ये 4 लीटर है, तो फाइनल तो ये है, और इनिशियल ये था, तो 1/4 आ गया, मींस इससे आपने W ये निकाल लिया, कौन सा, D से A, और टोटल Q आपने कैलकुलेट कर लिया, Q टोटल ये आया, तो वर्क और Q का ये रिलेशन है साइक्लिक प्रोसेस के लिए, तो आपने कहा वर्क ये हो गया। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट एक साइक्लिक प्रोसेस, मैंने आपको एक सॉल्व करके पूरा बता दिया, तो आप समझ गए होंगे साइक्लिक प्रोसेस। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।